हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज। कल मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से हमने एक दिन का ब्रेक लिया था, बट ये फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। संडे को वैसे हमारा ऑफ रहा करेगा, बट टू कंपनसेट कल के लॉस के कारण कल भी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग मेन कोर्स में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसी वजह से आई थॉट कि सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन यानी कि भारत के भूगोल के क्वेश्चन को उठाते हैं और उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करके कंप्लीट करेंगे। तो अभी से हम भारत के भूगोल के अलग अलग प्रश्न जो 2012 से लेकर अभी तक पिछले 10-12 साल में पूछे गए हैं सीजीपीएससी मेंस में, उनके क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने 2021 के मेन से उठाया है और ये पेपर 5 का जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसी में है। 125 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। तो पहला पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे, कल हम दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। पहला पार्ट देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदानों की विशेषताएं लिखिए। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर इसे हम अपने कंपेटिटर से कैसे अच्छा लिख सकते हैं, क्या हमें क्या कुछ लिखना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ आई एम सॉरी फॉर दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, फिर बॉडी और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना रहता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड है, वो क्या है, नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये एक कीवर्ड है। अब ध्यान रखिएगा, जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमें इस प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यदि हम इस विशेषताओं को इंट्रोडक्शन में हम लिख देते हैं तो क्या होगा कि हमें वो रिपीट करना पड़ेगा बाद में। तो ऐसा कुछ हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में जो बॉडी में रिपीट ना हो। बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण है, मैं इसके फॉर्मेशन कैसे ये बना इसके बारे में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। या तो हम इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इसके विस्तार के बारे में भी बता सकते हैं, वो भी हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। तो बहुत ही कम शब्दों में हम कोशिश करेंगे इन दोनों के तहत कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ये समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ग्रेट इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पॉडीप के बनने की वजह से हुआ था, तो उसी को लिखते हैं। तो द ग्रेट इंडियन प्लेन्स were formed by the deposition of alluvial materials brought down by Himalayan rivers। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, यानी कि द उत्तर भारत के विशाल मैदान की बनावट जलोढ़ पदार्थों के जमा होने की वजह से हुई थी, जिसे हिमालय की नदियों ने लाकर जमा किया। जब हम ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एक डायग्राम हम छोटा सा बना देंगे जिससे ये बहुत ही टू द पॉइंट हो जाता है। जैसे कि यहां पर इसके तहत एक डायग्राम बना सकते थे, हम एक पर्वत दिखा दिए जो कि था हिमालयास, हम दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद हम बताए कि जब हिमालय बना तो यहां पर क्या हुआ था, एक बड़ा सा गड्ढा बना था। ये गड्ढे को हम क्या कहते हैं, इसका टेक्निकल वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं फोर डीप। हिंदी में भी फोर डीप ही कहेंगे। और ये फोर डीप कैसे हुआ, जब हिमालय की नदियां जो नीचे आई तो उन्होंने अपने जलोढ़ पदार्थ को यहां पर इस गड्ढे में भरा, और इस गड्ढे के भरने के बाद जो एक समान सतह बनी उसे ही हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स कहते हैं। तो दीस आर द एल्यूवियल डिपोजिट्स। ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में ही एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। क्यों बनाया, ताकि एग्जामिनर को यह अट्रैक्टिव लगे, समझ में आया कि भैया इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही तरीका है इंट्रोडक्शन का, हजारों तरीके हैं। एक और तरीका हम इंट्रोडक्शन का देखते हैं जहां पर हम एक्सटेंट की बात करते हैं। तो यह भी हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है, यदि हमें एक्सटेंट के टर्म्स में इंट्रोडक्शन लिखना होता तो क्या लिखते हम, ग्रेट इंडियन प्लेन्स
extend from Punjab to Assam parallel to Himalayas for about 3200 kilometers and have very gentle slope towards ईस्ट। ये हमने बता दिया। इस क्वेश्चन इसको हिंदी में कैसे लिखते कि उत्तर भारत का विशाल मैदान पंजाब से पश्चिम में पंजाब से शुरू होकर पूर्व में आसाम तक जाता है, जो कि हिमालय के समांतर 3200 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है और जिसकी ढाल पूर्व की तरफ है। ऐसा करके एक इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, सिंपल इंट्रोडक्शन। यदि ये इंट्रोडक्शन लिखते तो ये वाला डायग्राम रेलेवेंट नहीं रहता, तो वहां पर हमें कौन सा डायग्राम बनाना पड़ता? हमें भारत का जो हमने पढ़ा था उत्तरी मैदानों का विस्तार, उस डायग्राम को बनाना पड़ता। यहां पर हमारा क्या काम आएगा? यहां पर जो हम हमेशा भारत का नक्शा, मैं आपको बोला हूं बार बार कि हमें प्रैक्टिस करके रखना है, वो काम आएगा। ठीक है, तो वो ही वाला हमें नक्शा पूरा नहीं बनाना है, जितना काम रहेगा उतना ही आपको नक्शा बनाना है। तो यहां पर हम पूरा मैप नहीं बनाएंगे। यहां पर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ना लगा दीजिएगा भैया कि आपने पूरा भारत नहीं बनाया, अखंड भारत के खिलाफ है। मैं अखंड भारत के साथ हूं, लेकिन एग्जाम में जगह कम रहती है भैया, इसीलिए कम डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। अब मैं क्या किया, इसको मैं लेबल कर दिया। तो ये पूरा का पूरा याद कीजिए, एक क्षेत्र था जो कॉरिडोर वाला क्षेत्र था, हमने देखा था। इसको छोड़ के लगातार एक पूरा का पूरा हिमालय बेल्ट के नीचे से एक बड़ा सा समांतर क्षेत्र है जो उत्तरी मैदान है और जो आसाम के ब्रह्मपुत्रा प्लेन तक एक्सटेंड होता है। और इस तरीके से ये कुछ इस प्रकार गुजरात में भी फैला हुआ है और गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में भी ये पाया गया है। तो ये डायग्राम हमें बनाना है। अब इस डायग्राम को भी सिर्फ बनाने से नहीं होगा काम, हमें क्या करना है, लेबल करना है। तो लेबल कैसे करेंगे? यहां पर हमने किया पंजाब प्लेन, ये दिख दिया। यहां पर हमने किया गंगा प्लेन्स, यहां पर लिख दिया ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, यहां पर लिख दिया एल्यूवियल जो जलौढ़ पदार्थ बाई सरस्वती नदी। तो ये हमने कर दिया। इस तरीके से हमने जो इंट्रोडक्शन लिखा उसी के आधार पर इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बाजू में हमने एक डायग्राम बना दिया। और यदि आपको टाइम है, समय है, तो यहां पर और कलाकारी दिखा दो। यहां पर लिख दो 3200 किलोमीटर और कलाकारी दिखाना है यदि आपके पास समय है, क्योंकि देखो समय का खेल होता है। यदि समय ज्यादा है तो इस डायग्राम को और ज्यादा आप बड़ा करते जाओ। यहां पर हिमालय दिखा दो, ठीक है, हिमालयास ऐसा कर दो। और समय है तो इसको भी और इंडिविजुअल लेबल करते जाओ, यहां पर और इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। समय के हिसाब से लास्ट में यदि आपके पास समय बचता है तो आप क्या करो, इसको और बेटर लेबल करते रहो ताकि आपको 1 या 2 नंबर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मिले। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन बॉडी में आते हैं। तो मेन बॉडी क्या बोला है, विशेषताएं लिखना है इस उत्तरी मैदान की। यानी कि ये कौन सा सिलेबस में है, ये ज्योग्राफी में है। अब देखो भैया एक बात बता रहा हूं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी समझते हैं, भौतिक भूगोल नहीं। भैया ज्योग्राफी बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल भी है। तो आपको यह नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल इसके वर्णन कर दे और वहीं पर आंसर को खत्म कर दे। नहीं, आपको तीनों रूप में बॉडी में लिखना है। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पूछा है विशेषताओं बताओ, तो आप यहां पे लिखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हेडिंग दे दो भौतिक विशेषताएं। अब यहां पर पॉइंट वाइज जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना लिखना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, इसके लोकेशन के बारे में हमने बता चुका है। तो एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, बेसिक रिलीफ
रिलीफ यानी कि क्या है, इसके भू आकृति के बारे में हम लिखते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा, कम शब्दों में लिखा वेस्ट टू ईस्ट, इसका जो एक्सटेंट है 3200 किलोमीटर, कम शब्दों में चल जाएगा, ऐसा लिखना एग्जाम में अच्छा माना जाता है। इसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा यदि हम बात करें तो हम भूगोल में, जब भूगोल में बात करते हैं तो हम उसके क्लाइमेट, जलवायु के बारे में भी बात करते हैं। यहां पर भी आप एक काम कर सकते हो, एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। एक छोटा सा डायग्राम बना दिए, ठीक है। क्या डायग्राम रहा, अब यहां पर आपने दिखा दिया, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर क्या है, जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है वो यहां पर सिचुएटेड है। यहां पर क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपने लिख लिया। तो आपने एक क्लाइमेट में बस कितना लिखा, सिर्फ और सिर्फ लिखा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मन किया, टाइम है, डायग्राम बना दो, छोटा सा बनाना, जितना छोटा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा हम इसके जो है स्लोप या ढलान के बारे में जिक्र कर सकते हैं, तो स्लोप लिख दो। यहां पर इस मैप में भी बना सकते हो, यहां पर ऐसे दिखा सकते हो, एक दूसरे कलर का पेन लो, दिखा दो। यहां से स्लोप क्या है, याद है हमने ऑल इंडिया वाटर डिवाइड पढ़ा था, ठीक है। इस वाटर डिवाइड में क्या था, यहां से जो भी पानी जाता है वो अरब सागर की ओर जाता है, और यहां से जो पानी जाता है वो किधर जाता है, बंगाल खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। तो स्लोप आप दे सकते हो वेस्ट, यानी कि दक्षिण पार्ट में, वेस्ट मोस्ट पार्ट में क्या है, टुवर्ड्स अरब सागर, अरेबियन सी के तरफ। वहीं ईस्टर्न पार्ट में कहां है, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये 3 पॉइंट आपने लिख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लिखना है, हमें लिखना है फिजियोग्राफी, यानी कि भू आकृति के बारे में जो हमने पढ़ा था। याद कीजिए, एक डायग्राम हमने वहां पे पढ़ा था, वो डायग्राम फिर से बनाएंगे। पहाड़ जब है, पहाड़ से जैसे ही नदियां नीचे आती हैं तो प्लेन बनाती है। इस प्लेन के तहत जो हमने अलग अलग यूनिट्स को, इकाई को समझा था। सबसे पहले जैसे ही नदियां नीचे आती हैं, बड़े बड़े पत्थर जो रहती हैं वो यहां जमा कर देती हैं। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, याद कीजिए, इसे बोला जाता है भाबर। अच्छे से लेबल करेंगे, भाबर। उसके बाद जैसे यहां पर क्या होती है, सारी की सारी नदी पानी के नीचे घुस जाती है, पत्थरों के नीचे बहने लगती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, दूसरे पतले पतले मिट्टी वाले सब्सटेंस आते हैं, पदार्थ आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तेरई कहा जाता है। याद आया। फिर यहां पर नदी के तट के अराउंड क्या होता है, एक जलोढ़ पदार्थ, एल्यूवियल सॉइल रहती है, जहां पर एक तरफ पुराने मटेरियल रहते हैं और दूसरे तरफ नए एल्यूवियल सॉइल रहती है। तो जो बिल्कुल नदी के तट के पास रहता है वो उसे क्या बोलते हैं, याद कीजिए, हमने पढ़ा है खादर। तो यहां पर लिख दीजिए खादर। वहीं पर जैसे ही पुराना होते जाता है तो क्या होता है, उसके अराउंड जहां पर उसे कहते हैं भंगार। ये हमने पढ़ लिया। तो एक डायग्राम में हमने ये सारे के बारे में लिख दिया। अब हमारे पास शब्दों की लिमिटेशन है, तो यहीं पर कोशिश करिए कि एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आप सारी की सारी चीजों का वर्णन कर दीजिए। जैसे कि भाबर में आप क्या लिख सकते हैं, भाबर में आप लिख सकते हैं बड़े पत्थर, कॉबल्स दैट मेक रिवर डिसअपियर। ठीक है, बड़े पत्थरों की वजह से नदी यहां से सतह के नीचे बहने लगती है। तेरई के बारे में क्या लिख दिए, वेरी फर्टाइल एरिया, बहुत ही उपजाऊ जमीन, उर्वरी जमीन। ठीक है, खादर के बारे में क्या लिख दिए, ये न्यू यानी कि नया जलोढ़ पदार्थ, न्यू एल्यूवियल डिपोजिट। भंगार के बारे में लिख दिए ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिट्स, ऐसा लिख दिए। यानी कि इस डायग्राम के तहत इसी में हमने लेबल करते हुए सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर दी। शब्द गिनते जाइए, शब्द हम कम से कम लिख रहे हैं, याद रखिए कितने कम शब्द हुए हैं। अब इसी में यदि आप एग्जाम में रहेंगे, एक आध पॉइंट याद नहीं रहे कोई बात नहीं,
मान लीजिए क्लाइमेट याद नहीं आया, छोड़ दीजिए, कुछ और याद आ गया। मान लीजिए यहां पर आपको सॉइल याद आ गई, मिट्टी, तो मिट्टी कौन सी भैया, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, हमने पढ़ा है, वो लिख लो। तो जो कोई भी आपको फिजिकल, जो हम पूरे भूगोल में पढ़ेंगे, जो कुछ भी आता है यहां पर आप लिख सकते हो। क्या हम वर्षा के बारे में लिख सकते हैं, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बिल्कुल, हमने इसका भी डायग्राम पढ़ा है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो। वार्षिक वर्षा यदि आप यहां पर दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। जो चीज आपको याद आए, 2-3 पॉइंट आपको लिखना है फिजिकल में, भौतिक भूगोल में 3 या 4 पॉइंट लिखो, लेकिन ये वाला पॉइंट कभी नहीं बोलना, भू आकृति वाला पॉइंट लिखना ही लिखना है और कम शब्दों में लिखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बड़ा सा लिख दिए। नहीं भैया, ये नहीं पूछा है आपसे, विशेषताएं ओवरऑल पूछा है, आप सिर्फ एक विशेषताएं बता के खुश नहीं हो सकते, वो इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला था वो क्या था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ। अब हम क्या करें, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे, यानी कि मानव विशेषताएं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन ज्योग्राफी भी आप बोल सकते हो। यहां पर विशेषताएं लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, इसीलिए हम उसी को यहां पर लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्योग्राफी से ही रिलेट करना है। आदमी कैसे होते हैं इसमें नहीं जाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये एरिया कैसा है, प्लेन एरिया, इसी वजह से क्या होगा, यहां पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, जो जनसंख्या है, और जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। समान क्षेत्र होने की वजह से ग्रेट इंडियन प्लेन में, ठीक है, उत्तर भारत के मैदानों में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाई गई है। एक उदाहरण लिख दो, कोई एरिया का पता है तो उदाहरण देना हमेशा अच्छा है। जैसे कि बिहार में जो औसत पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 1100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ में आई, यानी कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो एरिया रहता है ना, उसमें बिहार में कम से कम इस क्षेत्र में 1100 लोग रहेंगे। वहीं पर यदि कोई यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली देख लो, चंडीगढ़ देख लो, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाती है। तो एक उदाहरण देके आपने ये टॉपिक को खत्म कर दिया। मुद्दे की बात क्या है, बहुत सारे लोग ये चीज लिखेंगे नहीं, आपने लिखा, आपने बता दिया एग्जामिनर को कि भैया मुझे ये भी आता है। तीसरा में आते हैं, तीसरा जो आता है इकोनॉमिक, अर्थात आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी देख लो। तो 2 पॉइंट में हम लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट आप इकोनॉमी का लिख दो। जैसे कि ये क्या है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में क्या होता है, बहुत अच्छी खेती होती है। तो समान क्षेत्र होने की वजह से इस पूरे के पूरे मैदानी इलाके में बहुत ही अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छी फसल होती है। अब मेरे पास जगह है तो ठीक है, नहीं जगह है तो मैं डायग्राम भी बना सकता हूं। डायग्राम कैसे बनाया, फिर से मैं एक भारत का मैप बना दिया, ठीक है, उत्तरी मैदान का मैप बना दिया। अब जैसे ही ये मैदान बनाया मैंने, ठीक है, अब मैं इसमें लेबल कर दूंगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो पंजाब हरियाणा वाला है ये गेहूं का क्षेत्र है, तो वीट रीजन लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर यदि हम ब्रह्मपुत्रा वैली देखें तो ये कौन सा है, राइस रीजन, चावल का क्षेत्र। इसके बाद वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां जूट एंड राइस की खेती होती है। यहां पर भी यदि हम देखें बिहार में भी राइस की खेती होती है। यदि वेस्ट यूपी में देखें तो शुगर केन की खेती होती है। एक डायग्राम में बना दो लेबल करके, नहीं बना तो यहीं पर लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहीं पर लिख दो, एग्जाम्पल राइस इज कल्टिवेटेड इन ईस्ट इंडिया, वीट इन पंजाब हरियाणा, ऐसा करके लिख दो। समझ में आया, ऐसा लिख दिया। पर क्या अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ कृषि होता है, नहीं, कुछ और भी होता है। जैसे कि दूसरा नंबर पे होता है रोड रेल कनेक्टिविटी। तो आप क्या बोलोगे कि समतल क्षेत्र होने की वजह से जो रोड
और रेलवे की जो विस्तार है यहां पर बहुत ही ज्यादा घना है, बहुत ही वेरी डेंस रोड एंड रेल नेटवर्क्स ड्यू टू प्लेन एरिया। ठीक है, ये हो गया। और यदि हम समझते हैं, ये एक हो गया, इसके बाद हम कुछ इंडस्ट्रीज का भी जिक्र कर सकते हैं। तो कोई उद्योग का यदि पता है तो वो उद्योग के बारे में भी लिख लो। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया, सिर्फ हमने भौतिक भूगोल के बारे में नहीं वर्णन किया, भौतिक, मानव और अर्थव्यवस्था, आर्थिक भूगोल के बारे में भी जिक्र किया। ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट बनाता है। इसके बाद आखिरी हम किससे करते हैं, तो हम कंक्लूजन लिखते हैं। अब देखो, कंक्लूजन में फिर से मैं हमेशा बोला हूं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग होना चाहिए, वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो फिर से हम कुछ ऐसा कंक्लूजन लिखते हैं जो हमारे बारे में बताता है कि हम बहुत जानकार हैं, हमारे पास एक जानकारी है, हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, एक अच्छे शासक बन सकते हैं। तो यहां से या तो आप कुछ ऐसा बोल दो कि ये फ्यूचर में इस एरिया को कैसे डेवलप किया जा सके, या कुछ प्रॉब्लम बता दो, उसका सॉल्यूशन बता दो, या सिंपल एक उदाहरण आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। तो क्या सिंपल मैं ये बोल सकता हूं कि ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऊपर लिखे गए विशेषताओं के कारण ही क्या हो रहा है, दिस रीजन हैज बीन a cradle for human civilization since ancient Vedic times। यानी कि इन्हीं उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही यह क्षेत्र क्या है, एंशियंट टाइम, पुरातन काल से ही यहां पर जो मानव सभ्यता और संस्कृति है बहुत तेजी से डेवलप हुई है। यहां पर मानव सभ्यता और संस्कृति के बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं। ऐसा करके हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या सिर्फ यही कंक्लूजन लिखना है? बिल्कुल नहीं, कोई और कंक्लूजन भी लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में लिखो और उसके बारे में सॉल्यूशन बता दो। जैसे कि आप क्या बता सकते हो, अभी आपने क्या बताया ऊपर कि ये एक एग्रीकल्चरल एरिया अच्छा है, लेकिन आप क्या बता सकते हो कि एग्रीकल्चर और लैंड मिसयूज की वजह से उत्तर मैदानी जो क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है। इसके बारे में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? यानी कि टू कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, it is now necessary to prevent, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। याद कीजिए एक शब्द हमने पढ़ा था डेजर्टिफिकेशन, और यहां पर आप बोल सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ आवर ग्रेट प्लेन्स। ऐसे करके हम एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। यदि कोई डेटा है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का उद्देश्य आपको एक प्रकार से कोई भी आंसर देके उसे रटाना नहीं है, बल्कि यह है कि आंसर कैसे अच्छा लिखते हैं ये समझो। यदि कोई भी आपको मॉडल आंसर सिर्फ देता है और बोलता है कि इसी कैटेगरी में ऐसे ही लिखो, तो वो मैं आपको बता रहा हूं एक गलत तरीका है। उससे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। आप समझो, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, उसकी मदद से हम एक बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे। रोज हम ये काम करेंगे, आपकी और हमारी ग्रोथ साथ में बढ़ाएंगे और एक बेस्ट से बेस्ट मॉडल आंसर जितना हम अपनी कैपेबिलिटी के साथ कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये। टिल देन, गुड नाइट एंड डू लेट मी नो यदि आपको कोई भी प्रकार की मुझसे हेल्प चाहिए तो। थैंक यू।